जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम तथा 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कहे जाने वाला स्थान यानी कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की आज हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप केदारनाथ जाने की योजना बना रहे हैं इस वर्ष 2025 में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको केदारनाथ कैसे पहुंचना है, केदारनाथ में हमको कैसे दर्शन करना है, केदारनाथ में हमको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, केदारनाथ में हमको कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए हमको कितने किलोमीटर की पदयात्रा करनी पड़ेगी, हमको केदारनाथ में मंदिर के समीप होटल स्टे या फिर टेंट स्टे की क्या बंदोबस्त है, केदारनाथ में हमको घूमने फिरने के लिए क्या साधन लेना पड़ेगा, और केदारनाथ जाने के लिए अगर हम हेलीकॉप्टर लेना चाहते हैं तो उसकी क्या बंदोबस्त है। साथ ही साथ वीडियो के अंत में ये भी जानेंगे कि केदारनाथ यात्रा को करने के लिए आपको एक व्यक्ति का या फिर आपको एक कपल का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों, बने रहेगा मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों का मैं विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको इस केदारनाथ धाम यात्रा को करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आए। तो चलिए बिना विलंब के हम वीडियो को आरंभ करते हैं और सबसे पहली बात करते हैं कि हमको केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंचना है। दोस्तों, केदारनाथ पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको निकटतम रेलवे स्टेशन या फिर हवाई अड्डा आना पड़ेगा। तो बात की जाए दोस्तों प्रथम ऑप्शन की, यानी कि बाई ट्रेन से, कि अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो केदारनाथ का जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है दोस्तों, वो यहाँ का हरिद्वार रेलवे स्टेशन, जो कि आपको देश के प्रमुख शहरों से, प्रमुख राज्यों से आपको वेल कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी हरिद्वार तक। तो आप हरिद्वार आ जाइए और यहाँ से उतर के अब बाई रोड के माध्यम से तय करके ही फाइनली केदारनाथ पहुंचेंगे। इसी के साथ ही साथ एक और रेलवे स्टेशन है जो कि उत्तराखंड कैपिटल यानी कि देहरादून भी आपका एक रेलवे स्टेशन है। वहां पर भी आके आप बाई रोड के माध्यम से आप केदारनाथ पहुंच सकते हैं, या फिर ऋषिकेश भी आकर ऋषिकेश से भी आप डायरेक्टली केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं। तो ये ऑप्शन थी दोस्तों आपकी, अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो क्या ऑप्शन रहेंगे। दूसरे ऑप्शन की अगर बात की जाए दोस्तों, वो है आपका फ्लाइट का। दोस्तों, फ्लाइट आपको जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो दोस्तों जॉली ग्रांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट देहरादून में स्थित है। तो देहरादून आप बाई फ्लाइट आकर आप अपने केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि हम देहरादून पहुंच चुके हैं या फिर हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं, अब हमको केदारनाथ यात्रा कैसे करनी है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह बता दूंगा कि इस वर्ष 2025 में जो केदारनाथ कपाट ओपनिंग की डेट है वह है दोस्तों 2 मई 2025 का। तो इस वर्ष का जो दोस्तों कपाट ओपनिंग का डेट है, यमुनोत्री तथा गंगोत्री का जो कपाट ओपनिंग का डेट है दोस्तों, वह है यहाँ पे 30 अप्रैल 2025 का। वही अगर बात की जाए केदारनाथ की तो वह दोस्तों यहाँ पे 2 मई 2025 का। और अगर बात की जाए बद्री विशाल की यानी कि बद्रीनाथ धाम की, वह दोस्तों यहाँ पे 4 मई 2025 का। तो इस तरीके से 2025 में हमारे चारों धाम के पट खुलने वाले हैं। बात करते हैं दोस्तों कि अब हमको केदारनाथ पहुंचने के लिए सबसे पहले हमारी कहां तक गाड़ी जाती है, तो वो स्थान है दोस्तों यहाँ पे सोनप्रयाग या फिर सीतापुर। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि हरिद्वार से या फिर देहरादून से या फिर ऋषिकेश से, जहां कहीं से भी आप रेलवे स्टेशन या बाई फ्लाइट आ रहे हैं, यहाँ से आपको लगभग 220 किलोमीटर की यात्रा तय करके आपको एक बड़े पड़ाव पर पहुंचना पड़ेगा, जिसका नाम है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग दोस्तों वो स्थान है जहां से आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाती है। कहने का मतलब, आप चाहे प्राइवेट गाड़ी से आइए, चाहे आप बस से आइए, चाहे आप यहाँ पे कमर्शियल टैक्सी व्हीकल से आइए, किसी भी आप वाहन से आएंगे तो आपको सोनप्रयाग एक अंतिम पड़ाव होता है, जो कि हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से बसेस की भी सुविधाएं अवेलेबल है। हरिद्वार से अगर बस की बात की जाए दोस्तों सोनप्रयाग तक के लिए, तो यहाँ पे आपको दोस्तों 1000 रुपए की आप ऑनलाइन टिकट भी बुक करा सकते हैं और आप 1000 रुपए से बस बुकिंग करा के फाइनली सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं। सोनप्रयाग के आगे की बात अभी मैं आपसे करूंगा, फिलहाल अभी हम बात करते हैं कि हमको हरिद्वार से सोनप्रयाग कैसे पहुंचना है। इसी तरीके से देहरादून से भी आप बाई बस के माध्यम से आ सकते हैं। वही अगर आप पैकेज लिए हुए हैं या फिर अगर आपकी खुद कमर्शियल व्हीकल है, टैक्सी, इनोवा, डिजायर, अर्टिगा गाड़ी है, तो भी आप यहाँ पे सोनप्रयाग तक ही पहुंचेंगे, क्योंकि वहीं तक हमारी वाहन जाती है। अगर आप पैकेज वगैरह लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दोस्तों डिटेल है, वहां जाके आप कॉल कर सकते हैं, या फिर पॉपअप में भी नंबर आ रहा है, यहाँ से भी जाके कॉल करके आप चारों धाम की बुकिंग करवा सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं केवल और केवल आपको केदारनाथ की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, हम सोनप्रयाग पहुंच गए। हरिद्वार से सोनप्रयाग या देहरादून से सोनप्रयाग, ये दोस्तों टोटल आपको 220 किलोमीटर की यात्रा पड़ती है, और ये 220 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 7 से 8 घंटे अवश्य लगेंगे। पहाड़ी रास्ता तय करते हुए आप फाइनली पहुंचेंगे सोनप्रयाग। ये 220 किलोमीटर की यात्रा तय करते वक्त आपको दोस्तों 3 और स्थान पड़ेंगे जहां आपको विजिट करना है। सर्वप्रथम बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे धारी देवी का टेम्पल। दोस्तों, धारी देवी का टेम्पल जो कि चारों धाम की रक्षक मानी जाती है, तो इस धारी देवी टेम्पल में भी आके विजिट करके आप माता जी के दर्शन कर सकते हैं। वही अगर बात की जाए दूसरे स्थान की, वह है दोस्तों यहाँ पे देवप्रयाग का संगम और साथ ही साथ यहाँ पे रुद्रप्रयाग का संगम। ये तीनों चीजों को आप देखते हुए फाइनली पहुंचेंगे सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग में आप अपना उस रात विश्राम कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि हमको सोनप्रयाग में कहाँ स्टे लेना चाहिए। दोस्तों, सोनप्रयाग में आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे होटल्स के। तो आपके यहाँ पे दोस्तों 1000 रुपए से लेके 1200, 1300, 1400, 1500 पर हेड के हिसाब से यहाँ पे आपको कॉस्टिंग ले जाती है, जिसमें आपका होटल स्टे, ब्रेकफास्ट और डिनर इसमें शामिल रहता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप मान के चलिए कि आपको यहाँ पे होटल एकोमोडेशन की फैसिलिटी मिल जाएगी। वही अगर कुछ टूरिस्ट को दोस्तों सोनप्रयाग में होटल कभी कभार नहीं मिलते हैं, तो दोस्तों सोनप्रयाग से 14 किलोमीटर पहले एक स्थान पड़ेगा जिसको बोला जाता है फाटा,
कुछ टूरिस्ट फाटा में भी अपना स्टे लेते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट डे यानी कि डे नंबर 2 की। डे नंबर 2 में दोस्तों हमको निकलना है सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए, और गौरीकुंड से भी आगे निकलेंगे हम लोग केदारनाथ मंदिर के लिए। बात करते हैं दोस्तों सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए कोई भी आपकी निजी वाहन नहीं जाती, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। यहाँ से आपको सूमो बोलेरो लेनी पड़ेगी, जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। दोस्तों आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर की जर्नी है। ये 5 किलोमीटर की जर्नी काफी तंग गलियों से हमको निकलना पड़ता है, जिसके वजह से यहाँ पे केवल और केवल सूमो बोलेरो को ही परमिशन दी गई है। 50 से 60 रुपए 70 रुपए ये चार्ज लेते हैं, और आपको शेयरिंग में बैठाकर आपको फाइनली गौरीकुंड की पैदल पड़ाव तक छोड़ देंगे। यहाँ से आपको गौरीकुंड से अब दोस्तों पदयात्रा शुरू करनी है। ये विशाल सा बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से दोस्तों केदारनाथ की पदयात्रा 16 किलोमीटर की कही जाने वाली यात्रा कही जाती है, लेकिन हालांकि वास्तव में 16 नहीं बल्कि 20 किलोमीटर की ये आपकी पदयात्रा जर्नी होगी। 20 किलोमीटर की दोस्तों पदयात्रा जर्नी के दरमियान आप ध्यान रखिएगा कि आप अर्ली मॉर्निंग सोनप्रयाग से जल्दी निकलिएगा, ताकि गौरीकुंड से आपकी पदयात्रा जल्दी आरंभ हो जाए। अगर आप लेट करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आप केदारनाथ उतनी ही आप लेट पहुंचेंगे, हो सकता है आपको रात 8, 9, 10 भी बज जाए। तो बेहतर ये रहेगा कि आप सुबह 3 बजे 4 बजे ही अपना सोनप्रयाग से प्रस्थान ले लीजिए अपने गौरीकुंड के लिए, और गौरीकुंड से अपनी पदयात्रा शुरू कर दीजिए। गौरीकुंड से पदयात्रा दोस्तों जैसे कि मैंने बताया 10 से 11 घंटे या 12 घंटे का समय आपको अवश्य लगेगा, क्योंकि ये 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा काफी कठिन होती है, और आपको आराम से ही चल के जय श्री केदार कहते हुए फाइनली आप 10 से 11 घंटे की जर्नी करके आप पहुंचेंगे बाबा केदारनाथ धाम पे। दोस्तों आज से 3 वर्ष पहले जब मैं गया था केदारनाथ यानी 2020 और 22 में, उस समय पे फैसिलिटी उतनी ज्यादा नहीं थी इस पूरे 20 किलोमीटर की जर्नी के दरमियान, लेकिन आज की डेट पे इस पहाड़ों पर काफी सहूलियत मिल गई है। आपको टेंट की बंदोबस्त है, शेल्टर की बंदोबस्त है, बैठने की बंदोबस्त है, पानी पीने की बंदोबस्त है, यहाँ पे साथ ही साथ खान पान की भी बंदोबस्त आपको मिल जाएगी इस पूरे पैदल यात्रा पे। तो ध्यान रखिएगा कि आप इस 20 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए आपको 10 से 11 घंटे लगेंगे, और हम इन सारी सुविधाओं को लाभ उठाकर ही आप फाइनली पहुंचेंगे केदारनाथ धाम पे। अब बात करते हैं दोस्तों वो जो पैदल नहीं ट्रैक करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन आते हैं। दोस्तों जो पैदल चलने में असमर्थ है उनके लिए दूसरा ऑप्शन आता है घोड़े खच्चर या फिर पालकी का या फिर पिट्ठू का। घोड़े खच्चर दोस्तों आपको गौरीकुंड से ही मिल जाएंगे, जहां पे आपको सूमो बोलेरो वाला उतारा रहेगा। वहां से आप लगभग आधा किलोमीटर आगे जाएंगे तो वहां पर घोड़ा पड़ाव मिलेगा। उस घोड़े पड़ाव में दोस्तों आप घोड़े की बार्गेनिंग कर लीजिए। घोड़े वाले के चार्ज दोस्तों मान के चलिए लगभग आपका 3000 से 3200 रुपए, या फिर इस वर्ष अगर रेट बढ़ भी गया तो 200-400 बढ़ भी सकते हैं। आप एक घोड़े का पड़ता है, आपको वो जाने का केवल चार्ज लेगा। रिटर्न का चार्ज दोस्तों अलग होता है, जो कि दोस्तों 2500 से 2800 रुपए होते हैं। तो जाने का चार्ज आप इस तरीके से घोड़े का दे दीजिए, और आप फाइनली वहां पे पहुंच सकते हैं। घोड़े वाले दोस्तों आपको लगभग 7 घंटे में ही आपको पहुंचा देंगे, क्योंकि घोड़े वाले की रफ्तार हमारे आम आदमियों से रफ्तार ज्यादा होती है। तो इस तरीके से आप घोड़े के माध्यम से जा सकते हैं। वही अगर बात की जाए पिट्ठू या फिर पालकी की, तो दोस्तों वो वजन के हिसाब से लेते हैं। आपका जितना वजन होगा उसके अकॉर्डिंगली वो चार्ज करते हैं, बट उनके भी चार्ज आप मान के चलिए 10,000 11,000 रुपए इस तरीके से सिर्फ जाने के चार्ज होते हैं। वही अंतिम और सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन की बात की जाए वो है दोस्तों यहाँ पे हेलीकॉप्टर का। दोस्तों हेलीकॉप्टर यहाँ पे केदारनाथ में जाने के लिए 3 जगह से उड़ान भरती है। पहले सबसे नजदीक की बात की जाए वो है सोनप्रयाग के समीप 2 किलोमीटर पे स्थित सिरसी हेलीपैड। दूसरे ऑप्शन की अगर बात की जाए दोस्तों वो है सोनप्रयाग से 16 किलोमीटर पीछे यानी कि फाटा हेलीपैड, और तीसरा सोनप्रयाग से लगभग 42 किलोमीटर पीछे जिसको कहा जाता है गुप्तकाशी हेलीपैड। तो इस तरीके से हेलीकॉप्टर की आप बुकिंग करा सकते हैं। हेलीकॉप्टर की बुकिंग वेबसाइट दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, साथ ही साथ पॉपअप पे भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जो कि IRCTC के द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो IRCTC हेली सर्विसेज में आप जाके अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग करा लीजिए। हेलीकॉप्टर बुकिंग कराने से पहले या फिर चारों धाम यात्रा करने से पहले एक और मैंडेटरी चीज है, वो है यहाँ का उत्तराखंड टूरिज्म का रजिस्ट्रेशन, जो कि निःशुल्क होता है। ये रजिस्ट्रेशन दोस्तों आप अवश्य करा लीजिए कि आप किस डेट पे यात्रा कर रहे हैं, कौन कौन से पैसेंजर आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, और आप किस तारीख से किस तारीख तक अपनी यात्रा बना रहे हैं। ये रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात ही आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये बातें थी कि हमको हेलीकॉप्टर की बुकिंग कैसे करनी है और कहां से उड़ान भरती है। हेलीकॉप्टर की अगर एक लमसम कॉस्ट की बात करूं दोस्तों, इस वर्ष का जो कॉस्ट डिक्लेयर होगा वो मान के चलिए 6,000 से 7,000 के बीच में आपका टू एंड फ्रो का ये चार्जेस रहेंगे, यानी आना और जाना दोनों इसमें शामिल रहेगा। तो इस तरीके से आप हेलीकॉप्टर ले सकते हैं, जो कि आपका सबसे मोस्ट कन्वीनियंट ऑप्शन होते हैं। तो ये बातें थी दोस्तों कि हम केदारनाथ किस किस माध्यम से पहुंच सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि हम डे नंबर 2 में हम अगर पद यात्रा पे जाते हैं तो हम लगभग शाम को 6 बजे 7 बजे या अधिकतम 8 बजे के आसपास हम केदारनाथ धाम पे पहुंचेंगे। हमारे सामने ये दोस्तों देख सकते हैं विशाल सा प्रांगण केदारनाथ धाम, यानी कि हमारे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का एक विशाल मंदिर हमको देखने को मिला। मंदिर के दर्शन होते साथ ही दोस्तों आपके तन से सारी थकावट दूर हो जाएगी, क्योंकि मंदिर इतना खूबसूरत है हमारे भोलेनाथ का कि देखते साथ ही सारी थकान दूर हो जाती है। बात करते हैं दोस्तों कि अब केदारनाथ में हमको कहाँ स्टे लेना चाहिए, क्या क्या यहाँ पे ऑप्शन आते हैं। दोस्तों केदारनाथ में ऑप्शन यहाँ पे बेसिकली 2 तरीके से आते हैं। एक तो आता है दोस्तों होटल स्टे, जो कि GMVN के द्वारा भी होता है। GMVN कौन है? GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम। ये एक वेबसाइट है जो कि उत्तराखंड टूरिज्म की एक वेबसाइट है। इस GMVN द्वारा यहाँ पे दोस्तों आपको टेंट की फैसिलिटी,
कॉटेज की फैसिलिटी, साथ ही साथ यहाँ पे वर्तमान समय पे लास्ट ईयर से होटल्स की भी सुविधाएं देने लग गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे जो बुकिंग होगी आपकी ऑनलाइन ही होती है, ऑफलाइन यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ प्राइवेट होटल्स भी हैं, तो प्राइवेट होटल्स में भी आप अपना ठहराव बना सकते हैं। केदारनाथ में अगर आप होटल स्टे लेते हैं दोस्तों, तो ये मान के चलिए आपका 3000 से 3200, 3500, 3800 रुपए एक आदमी का चार्ज होता है, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड होता है। ये आपको मैं बता रहा हूँ, आप कितने भी आदमी रहिए, वहां पे आपका पर बेड सिस्टम चलता है। वहां पे एक रूम में 3 आदमी, 4 आदमी, ये वाला सिस्टम नहीं चलता। जितने भी आदमी रहेंगे सभी आदमियों का आपका पर हेड कॉस्ट आपको अवश्य देना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना स्टे बना सकते हैं। अगर आप टेंट लेना चाहते हैं दोस्तों, तो वहां पे प्राइवेट टेंट्स भी मिलते हैं, साथ ही साथ GMVN का भी टेंट मिलता है। प्राइवेट टेंट्स की अगर बात की जाए दोस्तों, तो 1000 रुपए, 1200 रुपए आपका चार्ज लेते हैं और आप अपना रात्रकालीन विश्राम कर सकते हैं। पहले तो दोस्तों टेंट आपका मंदिर से 1 किलोमीटर पीछे लगाया जाता था, साथ ही साथ GMVN का कॉटेज भी वहां लगाया जाता था, हेलीपैड से भी पीछे। लेकिन वर्तमान समय पे अभी दोस्तों मंदिर के भी समीप यहाँ पे आपको टेंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना टेंट की भी बंदोबस्त करके वहां पे आप अपना विश्राम बना सकते हैं। डे नंबर 2 में दोस्तों आप अपना उस रात विश्राम कर लीजिए और अगली सुबह डे नंबर 3 में प्रातःकाल स्नान करके हम भोलेनाथ यानी कि हमारे केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए हम लाइन में लग जाएंगे। दोस्तों लाइन में लगने के लिए ध्यान रखिएगा, अगर आप बेस्ट टाइम अगर मैं बात करूं विजिट करने के लिए, अगर आप सितंबर अक्टूबर में विजिट कर रहे हैं तब तो आपको दर्शन में कम समय लगेगा। और अगर आप मई जून में दर्शन कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि रश सबसे ज्यादा होता है, दर्शन में ही आपको कम से कम 2.5 से 3 घंटे का समय लग जाता है। तो इस तरीके से आप अपना अर्ली मॉर्निंग उठिए, लाइन में लगिए, तो आपको समय कम लगेगा और आप महादेव जी के दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे अगर बात की जाए लाइन की यानी कि दर्शन प्रणाली की, तो पहले तो यहाँ पे ओपन एरिया था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे शेल्टर डाल दिया गया है, जो कि टेम्परेरी रूप से बहुत अच्छी बात है। तो आप यहाँ पे लाइन में लगिए, हर हर महादेव कहते हुए आप अपने बारी आने का इंतजार कीजिए। जैसे आप मंदिर प्रांगण में प्रवेश करेंगे, भोलेनाथ जी के दर्शन कीजिए, दर्शन करके आप मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए। मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं अंदर का दृश्य आपको नहीं दिखा सकता। मंदिर से जैसे आप बाहर आएंगे तो मंदिर के ठीक बैक साइड में, जो 2013 में आपदा के समय पे यहाँ पे एक पत्थर आ रुका था, जिसको कहा जाता है भीमशिला, ये शिला भी यहाँ पे रखी हुई है, जिसको भीमशिला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप दर्शन कीजिए, भीमशिला की परिक्रमा कीजिए, भीमशिला में दर्शन कीजिए। दर्शन करने के पश्चात आप मंदिर के बैक साइड की तरफ बढ़ चलिए, जहाँ पे आपको मिलेंगे आदि शंकराचार्य जी के टेम्पल, जो कि कहा जाता है केदारनाथ की स्थापना आदि शंकराचार्य द्वारा ही कराई गई थी। तो आप इनके भी दर्शन कीजिए। इनके दर्शन करने के पश्चात आप निकल पड़िए अपने एक और दर्शनीय स्थल की तरफ, जो कि है यहाँ पे भैरवनाथ जी का मंदिर। दोस्तों केदारनाथ मंदिर से लगभग बाएं हाथ की तरफ 1 किलोमीटर आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी और वहां पे जाके आप भैरवनाथ जी के दर्शन करेंगे। भैरवनाथ जी की चढ़ाई काफी स्टीप है, यानी हालांकि है तो 1 किलोमीटर, लेकिन पूरी सीधी चढ़ाई होने की वजह से आपको थोड़ी सी यहाँ पे तकलीफ हो सकती है। आप आहिस्ते आहिस्ते वहां पे जाइए और भैरवनाथ जी के दर्शन कीजिए। भैरवनाथ जी की जब आप ऊपर पहाड़ पे पहुंचेंगे तो वहां से आपको पूरे इस केदारनाथ धाम का एरियल व्यू आपको देखने को मिलेगा, जहां से आपको छोटे छोटे टेंट्स देखने को मिलेंगे, होटल देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ हमारे प्रभु भोलेनाथ जी का भी यहाँ पे टेंपल देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें दर्शन करने के पश्चात आप अपना डे नंबर 3 पे आप दोपहर के वक्त अपने रिटर्न बना दीजिए। अगर आप हेलीकॉप्टर से आए हुए हैं तो आप हेलीकॉप्टर अपनी वापस ले लीजिए। अगर आप पैदल आए हुए हैं तो 12 बजे आप अपना रिटर्न ले लीजिए, ताकि 6 बजे तक आप दोस्तों गौरीकुंड या फिर आप सोनप्रयाग तक पहुंच जाए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उतरने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उतरने में आपको दोस्तों केवल और केवल 6 घंटे का ही समय लगेगा। तो आप 6 घंटे में नीचे उतर के आप इस तरीके से अपनी डे नंबर 3 की यात्रा कर सकते हैं और उस रात आप डे नंबर 3 में सोनप्रयाग में अपना रात्रकालीन विश्राम कीजिए, जहां पे आपका सामान रखा हुआ था। दोस्तों डे नंबर 4 में दोस्तों होटल से चेकआउट कीजिए, ब्रेकफास्ट कीजिए और निकल पड़िए अपने गंतव्य स्थान की तरफ, यानी कि हरिद्वार या फिर देहरादून। और वहां से आप अपनी ट्रेन पकड़ के या फ्लाइट पकड़ के अपने घरों के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। कुल मिलाकर टोटल 3 नाइट 4 डेज में आपकी इस केदारनाथ धाम की यात्रा हो जाएगी। आज की वीडियो में मैं दोस्तों केवल और केवल केदारनाथ धाम की बात कर रहा हूँ। अगली वीडियो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि केदारनाथ प्लस बद्रीनाथ कैसे दर्शन करना है, और उसकी अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि चारों धाम के आपको एक साथ ट्रिप प्लान कैसे करनी है। ये जो भी ट्रिप प्लान करनी दोस्तों, ये आप पैकेज भी ले सकते हैं हमारे द्वारा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही साथ पॉपअप में यहाँ पे नंबर आ रहा है, वहां पे जाके आप अपने कॉल करके जो भी इंक्वायरी है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपका केदारनाथ यात्रा का एक संपूर्ण वर्णन की आपको मैंने बात बताई। बात करते हैं दोस्तों कि हमको केदारनाथ में कौन कौन सी फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल होगी। सबसे पहले अगर मैं बात की जाए दोस्तों, तो वह यहाँ पे ऑक्सीजन एंड फ्री हेल्थ सेवा भी वहाँ पे बनाया गया है। प्राइमरी तौर पर प्राथमिक उपचार केंद्र जिसको कहा जाता है, इस तरीके से बनाया गया है। साथ ही साथ वहाँ पे अगर आप प्रसाद लेना चाहते हैं उसकी भी यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दोस्तों एक अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है, जहाँ पे खान पान की यहाँ पे आपको बंदोबस्त होती है। सुबह ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों टाइम यहाँ पे निरंतर रूप से चलता रहता है, वहाँ पे आप ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक चलता है अलवर भंडारा, जो कि मंदिर के समीप भैरव मंदिर के रास्ते में ये एक अलवर भंडारा पड़ता है। तो यहाँ पे भी आप चाहें तो निःशुल्क यहाँ पे भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दाल, खिचड़ी, पूरी, सब्जी भी दी जाती है। यहाँ पे आपको दोस्तों पब्लिक टॉयलेट्स भी मिलेंगे और यहाँ पे एटीएम्स भी मिलेंगे। एटीएम हालांकि केवल 2 ही एटीएम है। कोशिश कीजिएगा कि केदारनाथ अगर आप जा रहे हैं तो जितना ज्यादा कैश हो सके उतना कैरी कर लीजिए, क्योंकि वहां पे सम टाइम एटीएम या तो बहुत लंबी लाइन होगी या तो एटीएम में कैश नहीं होगा। तो बेहतर है आप कैश कैरी कीजिए, यूपीआई का झंझट मत लीजिए।
मोबाइल कनेक्टिविटी की बात की जाए दोस्तों, तो मोबाइल कनेक्टिविटी वहाँ पे वेल एंड गुड है। आज के दोस्तों हर एक सिम का यहाँ पे नेटवर्क प्रॉपर आपको मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप अपना टेंट वेंट लगाना चाहते हैं तो आप मंदिर से कुछ दूर पर खुद का भी टेंट यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वहाँ पे आर्मी वालों से एक बार जरूर परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे केदारनाथ में कौन कौन सी सुविधाएं हैं वो भी मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों ये रहा आपका केदारनाथ का एक संपूर्ण वर्णन। लास्ट बात करते हैं दोस्तों कि हमको केदारनाथ यात्रा करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे दो तरीके से आपका रेट कैटेगराइज होता है। एक तो ये कि अगर आप पैकेज लेके जाना चाहें दोस्तों, तो आपका दोस्तों मान के चलिए कि एक व्यक्ति का खर्चा 10 से 11,000 रुपए आपको पड़ेगा, जिसमें आपका बाई कार हरिद्वार से आपकी जर्नी स्टार्ट रहेगी, सोनप्रयाग में स्टे रहेगा या फाटा में स्टे रहेगा। इसके पश्चात दोस्तों आपका केदारनाथ में होटल स्टे रहेगा। साथ ही साथ आप अपना तीसरे दिन रिटर्न बना के आप चौथे दिन अपने हरिद्वार के लिए लेंगे। तो मान के चलिए पैकेज में जाएंगे तो 10 से 11,000 रुपए आपको अवश्य लगेगा, जिसमें आपका होटल स्टे, ब्रेकफास्ट, डिनर और आपको इसमें गाड़ी के खर्चे मैंने बताया है। इस में दोस्तों मैंने किसी भी तरीके के आपके ट्रेन के टिकट, फ्लाइट के टिकट को ऐड नहीं किया है, क्योंकि वो आपका अलग पार्ट रहेगा। वही अगर बात की जाए कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, यानी बस के माध्यम से आते हैं और अगर आप धर्मशाला में रुकते हैं, साथ ही साथ मंदिर के समीप टेंट में स्टे लेते हैं, तो आप मान के चलिए दोस्तों आपका खर्चा 7 से 8,000 में भी हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपका खर्चा थोड़ा बच सकता है। तो दोस्तों ये रही आपके केदारनाथ यात्रा के एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट है या आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रा साइड में विजिट कीजिए, या फिर नीचे दिए गए नंबर पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम, हमारी स्टाफ आपको असिस्ट कर देगी। और आपके लिए एक लास्ट ऑप्शन यानी कि कमेंट सेक्शन भी ओपन है, यहाँ पे आप अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रा को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, हर हर महादेव। आपकी यात्रा सफल, सुखद एवं मंगलमय हो।